गुड इवनिंग एवरीवन। जय हिंद दोस्तों। अगर आपको याद होगा तो हम लोग पिछले की क्लास में रिप्रोडक्शन के पहले चैप्टर को कवर किए थे और उस रिप्रोडक्शन के पहले चैप्टर में हम लोग सीखे क्या थे कि अगर कोई भी ऑर्गेनिज्म है तो उस ऑर्गेनिज्म में रिप्रोडक्शन के कौन कौन से मोड होते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। इन सारे कंसेप्ट को हम लोग पीछे की क्लासेस में कवर किए हुए थे। ठीक है, आज हम लोग इस चैप्टर को मतलब दूसरे चैप्टर को शुरू करने जा रहे हैं और इस दूसरे चैप्टर में सबसे पहले जो हम लोग सीखेंगे वो क्या होगा कि फ्लावरिंग प्लांट का रिप्रोडक्शन। फ्लावरिंग प्लांट में रिप्रोडक्शन की प्रोसेस क्या होती है। अगर आपको याद होगा तो हमने कहा था कि जनरल जो फ्लावर होते हैं उनके अंदर जो रिप्रोडक्शन करने की जो कैपेबिलिटी होती है, जो प्रजनन करने की जो क्षमता होती है, उन लोगों में होता है कि ये जनरली क्या होते हैं, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। ठीक है, जितने भी लोअर कैटेगरी के ऑर्गेनिज्म होते हैं, लोअर कैटेगरी के प्लांट होते हैं, वो लोअर कैटेगरी के प्लांट में जनरली जो होता है वो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। लेकिन जैसे ही प्लांट थोड़ा सा हायर कैटेगरी का होता है तो उनके अंदर जो होता है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने की कैपेबिलिटी आ जाती है। ठीक है, तो याद रखेंगे कि जनरली जो होता है वह उनमें असेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने की कैपेबिलिटी होती है, लेकिन जो हायर कैटेगरी के प्लांट होते हैं उनके अंदर जो होती है वह कैसा प्रोसेस होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने की क्षमता उनके अंदर आ जाती है। ठीक है, अब देखिए इसको कैसे हम समझेंगे। अब इसको समझने का तरीका आपको हम बताते हैं कैसे इसको हम समझेंगे। ठीक है, अब देखिए मान लीजिए कि हमारे पास किस तरह कोई भी प्लांट है। अगर कोई भी प्लांट होता है उस प्लांट में जो होते हैं उनमें तीनों तरह के प्रोपोगेशन पाने की कैपेबिलिटी होती है। ठीक है, अगर कोई भी प्लांट बॉडी है तो प्लांट में इसमें दोनों तरह की प्रोडक्शन आने की, सेक्सुअल भी इसके अंदर होता है और इनके अंदर कैसा होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है। ठीक है, असेक्सुअल में जनरली इनके अंदर क्या होता है कि वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, कैसा, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन इनके अंदर ज्यादा होने की कैपेबिलिटी होता है। इनके अंदर वेजिटेटिव प्रोपोगेशन जो होता है वह हायर तौर पर पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट टाइम प्लांट आप देखोगे, जैसे में आप शुगर केन का प्लांट देख लो, शुगर केन का प्लांट देख लो या रोज का प्लांट देख लो, ये जितने भी हायर मतलब कि प्लांट हैं इनके अंदर वेजिटेटिव प्रोपोगेशन की कैपेबिलिटी होती है। ठीक है, या आप देख लो पोटैटो देख लो, इनके अंदर भी जो होता है वह, पोटैटो में इनके अंदर भी जो होती है वो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन होता है। या आप जिंजर देख लो, ठीक है, इनके अंदर भी क्या होता है, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन का प्रोपोगेशन होता है। या तो आप गार्लिक देख लो, इनके अंदर भी जो होता है वो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन होता है। तो हायर प्लांट में मैक्सिमम प्लांट जो होता है उसके अंदर वेजिटेटिव प्रोपोगेशन होता है। लेकिन कुछ जो फ्लावरिंग प्लांट है जिनके अंदर फ्लावर निकलता है, ध्यान रखेंगे जितने भी फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं इनके अंदर जो है वह सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने की कैपेबिलिटी होती है। जितने भी फ्लावरिंग प्लांट है उन फ्लावरिंग प्लांट में जनरली क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने की कैपेबिलिटी होती है। तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे कि अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के प्लांट में अब देखो जितने भी, जैसे आपको प्लांट के अंदर भी मेल और फीमेल होते हैं, प्लांट के अंदर भी क्या होता है, मेल और फीमेल होते हैं। ठीक है, मेल को जो रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है वह इस तरह से होता है और फीमेल को रिप्रेजेंट करने का तरीका ये होता है। हमने बताया भी था कि आप अगर भूल जाते हो प्रेजेंटेशन के तरीके कि मेल को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे और फीमेल को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो उसका बेसिक आइडिया हम आपको बताए भी थे कि अगर जो आप शादी विवाह जब होता है तो शादी विवाह में एक चीज़ देखने को मिलता है कि जो मेल और फीमेल जब शादी के दौरान जब मंडप में एक दूसरे की हाथ दी जाती है तो वहाँ पर फीमेल की हाथ जो होती है वो नीचे होती है और मेल का हाथ जो होता है वो ऊपर होता है। ठीक है, तो फीमेल के हाथ नीचे होती है और मेल का हाथ ऊपर होता है और इस तरह से उनकी हाथें दी जाती है। ठीक है, वहीं आपको मेथड अपनाना है कि मेल का जो सिंबल होगा वो ऊपर की तरफ होगा और फीमेल का सिंबल जो होता है वह नीचे की तरफ होता है। ठीक है, तो ये होता है क्या चीज, मेल और फीमेल का सिंबल। आपको हमने कहा था कि मेल जो होता है, ध्यान रखेंगे, मेल और फीमेल दोनों की जो कहानी हमारे पास होती है वह एक टर्म आता है, हम लोग कहते हैं एंड्रोसियम और एक होता है गाइनोसियम। ठीक है, तो एंड्रोसियम और गाइनोसियम जो होता है, तो मेल जो होता है वो आपका क्या होता है,
एंड्रोसियम होता है और फीमेल जो होती है वह गाइनोसियम होता है। ठीक है, तो मेल पार्ट जो फ्लावरिंग प्लांट है उससे हम लोग एंड्रोसियम करते हैं और फीमेल प्लांट जो पार्ट जो होता है उससे हम लोग गाइनोसियम करते हैं। अगर आप मान लीजिए कि कभी पढ़ने के दौरान भूल गए कि एंड्रोसियम क्या होता है और गाइनोसियम कौन सा होता है, तो आप इसको याद करने का सिंपल तरीका आप याद रखना, गर्लफ्रेंड GF। ठीक है, क्या याद करना, गर्लफ्रेंड GF। ठीक है, गर्लफ्रेंड का मतलब यहाँ पर क्या है कि G फॉर गाइनोसियम और F फॉर फीमेल। गाइनोसियम जो होती है वो फीमेल प्लांट में पाया जाता है। ठीक है, और एंड्रोसियम उसके बाद तो आप याद कर ही लोगे, एंड्रोसियम जो होता है वह प्लांट किस में होता है। ठीक है, या आप इसको आप इस तरह से याद कर सकते हो, हमने पीछे क्लास में बताया भी था कि क्या करते हैं, MLP याद रखना, MLP याद रखना। ठीक है, तो MLP फॉर क्या है, M फॉर मेल है, L फॉर क्या है, सॉरी मैप याद रखो, MAP मैप याद रखो। ठीक है, नॉट MLP, मैप याद रखो, मैप मतलब होता है नक्शा। ठीक है, M फॉर मेल, A फॉर एंड्रोसियम और P फॉर प्लांट। मेल प्लांट में जो होते हैं वह एंड्रोसियम पाया जाता है और गर्लफ्रेंड याद रखो, फीमेल प्लांट जो होते हैं वह गाइनोसियम पाया जाता है। ठीक है, अब ये जो आपको दिख रहा है यहाँ पर 5 टॉपिक, जैसे फ्लावर में फैसिनेटिंग ऑर्गन ऑफ द एंजियोस्पर्म, जो कि आपको हम पहले बता दें कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वह आपको ब्रायोफाइट में भी पाया जाता है, पर बहुत कम केस में ब्रायोफाइट्स में भी होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वह टेरिडोफाइट्स में भी होता है। ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वह जिम्नोस्पर्म में भी होता है, जिम्नोस्पर्म में भी होता है, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वह आपका एंजियोस्पर्म में भी होता है। ठीक है, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होते हैं वो हायर प्लांट में ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नो, एंजियो सब में होता है। ठीक है, लेकिन सबसे ज्यादा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वह एंजियोस्पर्म में होता है। एंजियोस्पर्मिक प्लांट में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मैक्सिमम तौर पे पाए जाते हैं। ठीक है, और जो हमें सिलेबस में जो पढ़ना है उससे में हम लोग को एंजियोस्पर्म का ही सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ना है। किसका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वह एंजियोस्पर्म में कैसे होता है उनको हमें सीखना है। ठीक है, अब देखो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो एंजियोस्पर्मिक प्लांट होता है तो इसमें सबसे पहला हेडिंग यही है कि फ्लावर ऑफ क्या, अ फैसिनेटिंग ऑर्गन ऑफ द एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म का एक फैसिनेटिंग ऑर्गन यानी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो होता है वह आपका कौन सा होता है, फ्लावर होता है। ठीक है, ये मेरा सिलेबस है, ध्यान रखेंगे, ये जो मेरा इंडेक्स है। ठीक है, इंडेक्स कहो या इंडेक्स कहो, इंडेक्स बोलो, इंडेक्स मत बोलो, इंडेक्स बोलो। ठीक है, ये मेरा सिलेबस है कि हमें सेकंड चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है। तो पहले से इस पढ़ना है फैसिनेटिंग ऑर्गन ऑफ द एंजियोस्पर्म, दूसरा पढ़ना है प्री फर्टिलाइजेशन। प्री फर्टिलाइजेशन हमने पहले भी कहा था कि किसी भी रिप्रोडक्शन के जो स्टेप्स होते हैं, क्या होते हैं, जो स्टेप्स होते हैं वो 3 स्टेप में कंप्लीट होते हैं। पहला कंप्लीट वो होता है, एक होता है प्री फर्टिलाइजेशन। फर्स्ट स्टेप क्या होता है, प्री फर्टिलाइजेशन। सेकेंड स्टेप होता है फर्टिलाइजेशन, और थर्ड स्टेप होता है पोस्ट फर्टिलाइजेशन। किसी भी रिप्रोडक्शन का 3 स्टेप होता है, प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन और पोस्ट फर्टिलाइजेशन। ठीक है, प्री फर्टिलाइजेशन में क्या होता है कि यहाँ पे पोलन ग्रेन का फॉर्मेशन। ठीक है, पोलन ग्रेन का फॉर्मेशन यानी एंथर और एस्टिग्मा का फॉर्मेशन। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप प्री फर्टिलाइजेशन क्या होता है कि अभी पोलन ग्रेन कैसे बन रहा है, कहाँ बन रहा है, उसका फॉर्मेशन का रेट क्या होता है, एंथर का फॉर्मेशन कहाँ हो रहा है, एंथर कैसे जाता है पोलन ग्रेन के पास, चिपकता कैसे है, वह किस तरह से उनके ओवरी के पास जाता है। ठीक है, तो फॉर्मेशन ऑफ पोलन ग्रेन जो होता है वो कहलाएगा प्री फर्टिलाइजेशन। ठीक है, पोलन ग्रेन और स्टिग्मा का जो फॉर्मेशन कहलाएगा वो कहलाएगा क्या चीज, आपका प्री फर्टिलाइजेशन। ठीक है, पोलन ग्रेन का फॉर्मेशन हो गया, स्टिग्मा का फॉर्मेशन हो गया। अब इसके बाद जब ये दोनों आपस में मिलते हैं तो मिलने की जो प्रोसेस होती है वो होती है फर्टिलाइजेशन। मिलेंगे तो आपस में क्या करते हैं, मिलने के बाद वो माइक्रोस्पोरेंजिया सेल का फॉर्मेशन करेंगे, या जिस तरह से उनके बॉडी में ओवरी का फॉर्मेशन होने लगेगा, एक सेल बनने लगेगा। तो जो मिलने की प्रोसेस होती है उसे कहते हैं हम लोग फर्टिलाइजेशन, यानी कि वो वहाँ पर मिल रहे हैं। मिलने के बाद
जैसे मेल में क्या होता है कि स्पर्म और ओवम, जैसे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के हैं, स्पर्म और ओवम आपस में मिलते हैं तो स्पर्म और ओवम का फॉर्मेशन कहलाता है प्री फर्टिलाइजेशन। दोनों आपस में मिलकर जाइगोट बनाते हैं, उसे कहते हैं हम लोग फर्टिलाइजेशन। और जाइगोट के बाद जो होता है मारूला का फॉर्मेशन, ब्लास्टोला का फॉर्मेशन, सिस्टोसिल का फॉर्मेशन, ये जो होता है उसे हम लोग कहते हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन। तो उसी तरह से यहाँ पर भी होता है कि फॉर्मेशन ऑफ पोलन ग्रेन, पोलन ग्रेन का फॉर्मेशन या एंथर और स्टिग्मा का फॉर्मेशन कहलाता है प्री फर्टिलाइजेशन। ये दोनों पोलन ग्रेन और स्टिग्मा आपस में मिलते हैं और मिलने के बाद जब वो आपस में पैचअप करते हैं और तब वहाँ से एक नए डेवलपमेंट शुरू होता है, तो मिलने वाली प्रोसेस जब आपस में मिलकर जाइगोट बनाते हैं तो वो कहलाता है फर्टिलाइजेशन। और जब जाइगोट के बाद जब वो भ्रूण का यानी कि एम्ब्रायो का फॉर्मेशन करना शुरू कर देते हैं, एम्ब्रायोजेनेसिस जब करना शुरू कर देते हैं, तो वो कहलाता है पोस्ट फर्टिलाइजेशन। ठीक है, तो ये स्टेप होगा आपका। तो सेकेंड स्टेप में यही है प्री फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर ऑफ इवेंट। स्ट्रक्चर मतलब किस तरह से उनकी फ्लावरिंग प्लांट का प्रोसेस होता है और स्ट्रक्चर कैसे बनता है, एंथर क्या होता है, स्टिग्मा क्या होता है, माइक्रोस्पोरेंशियम क्या होता है, पोलन ग्रेन क्या होता है, वहां हम लोग सीखेंगे क्या चीज, स्ट्रक्चर एंड इवेंट्स। फिर आएगा डबल फर्टिलाइजेशन। हम आपको बताएंगे कि डबल फर्टिलाइजेशन क्या होता है, सिंगल फर्टिलाइजेशन क्या होता है, क्रॉस फर्टिलाइजेशन क्या होता है। ठीक है, फर्टिलाइजेशन डबल फर्टिलाइजेशन का मीनिंग कि कैसे कैसे इनके अंदर फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है। ठीक है, उसके बाद है कि पोस्ट फर्टिलाइजेशन। देखो फर्टिलाइजेशन जो है ये प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन और पोस्ट फर्टिलाइजेशन। ठीक है, और लास्ट स्टेज में आता है क्या कहते हैं एपोक्सिस या पॉलीएम्ब्रायनिक। पॉलीएम्ब्रायनिक मतलब एम्ब्रायो का फॉर्मेशन होना और मल्टीपल एम्ब्रायो का फॉर्मेशन होने के इसमें काम होता है। ठीक है, तो ये इसका इंटेक्स है और यही हमारा सिलेबस है चैप्टर नंबर 2 का। ठीक है, हम एक एक करके पढ़ना शुरू करेंगे और ध्यान रखेंगे आप रेगुलर क्लासेस करते रहिएगा। जहां आपको दिक्कत होगा वहां आप हमसे जरूर पूछिएगा कि सर यहाँ दिक्कत हुआ, आप हमको एक बार समझा दीजिए। और हम पूरी कोशिश करेंगे कि आप एक बार मेरी लेक्चर देख लेंगे तो आपको दोबारा एनसीईआरटी उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम जितने भी लेक्चर बना रहे हैं, जितने भी वीडियो बनाएंगे, सारा का सारा एनसीईआरटी से बनाएंगे। ठीक है, और एनसीईआरटी का पूरा लाइन जो है इसमें हम कवर करा देंगे। तो इसीलिए आप देखना, अब एक बार वीडियो पूरा चैप्टर से पहला चैप्टर का वीडियो हम बना दिए हैं, आप उसको देखना और देख के बताना उसमें से एक लाइन एनसीईआरटी का नहीं छूटा है। और उसके बाद अगर आप उसको पढ़ लोगे तो एक भी क्वेश्चन एग्जाम में छोड़ के नहीं आओगे, सारे क्वेश्चन कंप्लीट करके आओगे। ठीक है, तो इसीलिए आप डेली बाय डेली लेक्चर आप देखते रहो, एक एक लेक्चर आपको डेली अपलोड करते हुए मिलेंगे। ठीक है, और जिससे आपको क्या होगा कि आपके एग्जाम के लिए बहुत फायदेमंद साबित होगा। ठीक है, अच्छा लगेगा तो आप अपने दोस्तों को भी बताइएगा। देखिए कि आपके लिए इतनी मेहनत की जा रही है तो थोड़ा सा मेरे लिए तो मेहनत कर ही सकते हैं। कुछ नहीं करना है, शेयर करना है अपने दोस्तों के पास। जितने भी लोग हैं जो कि तैयारी कर रहे हैं, बोर्ड का एग्जाम दे रहे हो या नीट का पेपर दे रहे हो या बीएससी पेपर देने की तैयारी कर रहे हो, हर जगह ये काम आएगा। ठीक है, अगर आपको बेसिक कंसेप्ट अगर पता है तो बाद में आपको हमेशा काम आने वाला चीज है ये। ठीक है, चलिए अब इसके बाद हम लोग इसके आगे की तरफ बढ़ते हैं और आगे हम लोग सीखते हैं क्या चीज। सबसे पहला उसको हम सीखेंगे फ्लावर के बारे में। अगर आपको पता है हम रेबिस्कस रोजा साइनेसिस की एक बेसिक स्ट्रक्चर बनाते हैं। सबसे पहले आपको एक पता है कि जो फ्लावर का फॉर्मेशन होता है यहाँ पे एक यहाँ पर एस्टामिन जैसे स्ट्रक्चर मिलती है जिसको हम लोग एस्टाइल कहते हैं। ध्यान रखेंगे, ये जो बेसिक स्ट्रक्चर एक खंभे जैसे मिलती है इससे हम लोग एस्टाइल कहते हैं। ध्यान रखें क्या बोलते हैं इसको, हम लोग एस्टाइल कहते हैं। ठीक है, अब ये मत कहना कि सर स्टाइल तो ऐसे घूमने फिरने वाला होता है, नहीं ऐसा नहीं होता है। यहाँ पर प्लांट के अंदर भी एक स्ट्रक्चर होता है जिसके माध्यम से पोलन ग्रेन अंदर आता है, उसे हम लोग कहते हैं स्टाइल। ठीक है, और इस स्टाइल के ऊपर जो होता है पाया जाता है क्या चीज, एस्टिग्मा। क्या पाया जाता है, एस्टिग्मा। ध्यान रखेंगे, एक एक करके स्ट्रक्चर बनाएंगे। ठीक है, और एस्टिग्मा जो होता है, स्टाइल जो होता है, नीचे जो होता है वह ओवरी के साथ अटैच्ड होता है। नीचे जो होता है स्ट्रक्चर जनरली वो ओवरी के साथ अटैच्ड होता है। ठीक है, तो नीचे जो होता है ये उससे हम लोग कहते हैं ओवरी। क्या बोलते हैं, ओवरी बोलते हैं। ठीक है, अब ये जो ओवरी जो होता है, देखिए जो ये ओवरी है नहीं, इसे हम लोग ओवरी सैक बोलते हैं।
क्या बोलते हैं हम लोग, ओवरी साइक बोलते हैं। जो स्टिग्मा होता है, यहाँ पे जब पोलन ग्रेन्स आते हैं, ध्यान रखेंगे, तो इसके अंदर एक पतला ट्यूब होता है, ध्यान रखेंगे। जब स्टिग्मा जो होता है अंदर पोलन एक ट्यूब होता है, ये ट्यूब जो है इस तरह से आकर, ये ट्यूब जो है इस तरह से आकर और ऐसे ये ओपन करता है। क्या होता है, ये लोअर पोर्शन पर आकर ऐसे ओपन होता है, ठीक है। और जो ओपन होता है तो इससे जो ट्यूब होता है उसको हम लोग कहते हैं पोलन ट्यूब। क्या नाम देते हैं इसको हम लोग, पोलन ट्यूब कहते हैं, ठीक है, क्योंकि इसी के माध्यम से जो होते हैं वो पोलन ग्रेन आते हैं, ठीक है। और आकर जिसमें वो एंट्री करते हैं, जबकि यहाँ पर हम जब इसका सेक्शन काटेंगे तो बताएंगे कि यहाँ पे जिसके माध्यम से वो एंट्री करते हैं उसको लोग कहते हैं चैलेजा सेल, ठीक है। और चैलेजा सेल के माध्यम से ये एंट्री करता है और जिसके अंदर जाता है ये होता है ओवरी। क्या होता है, ये होता है ओवरी। आई बात समझ में। तो पोलन से ध्यान रखेंगे, पोलन से ये पोलन ट्यूब है और ये जो स्टाइल है, इस स्टाइल को हम लोग पोलन सेक भी करते हैं, जो कि पोलन ट्यूब है, जो कि अभी नहीं स्टिग्मा हो गया, ये स्टाइल हो गया। अभी आगे हम बताएंगे कैसे ये काम करता है, ठीक है। तो पोलन ट्यूब, स्टाइल, स्टिग्मा और क्या हो गया, ओवरी सेक और ओवरी, ठीक है। इस ओवरी के पास में जो होता है यहाँ पे एक छोटे से ग्रीन कलर के, जिनको संख्या 3, 4, 5 की संख्या में होती है, ऐसे ये इनके साथ जुड़े हुए रहते हैं, ठीक है, इनके साथ ये जुड़े हुए रहते हैं। उससे हम लोग कहते हैं सेपल। उसे क्या बोलते हैं हम लोग, सेपल, ठीक है। तो इससे हम लोग सेपल करते हैं, ठीक है। और लेकिन अगर यहीं पे इस पे जो होता है एक बड़ा ऐसे आप देखोगे कि इस तरह से एक स्ट्रक्चर मिलता है, ठीक है। आप लोग अगर हिबिस्कस रजासाइनेसिस, आप गुड़हल के फ्लावर देखे होंगे तो गुड़हल के फ्लावर में इस तरह की कुछ पेटल सेपलिंग स्ट्रक्चर मिलती है, ठीक है, उससे हम लोग कहते हैं पेटल। आपको फ्लावर प्लांट का लेवल डायग्राम करने आना चाहिए। तो सबसे पहले एस्टिग्मा, एस्टिग्मा के बाद आपको क्या मिला, सिंपल। अभी काम करो, थोड़ा सा इसको बड़ा कर लो क्योंकि इसकी जो साइज होती है वह इससे बड़ी होती है, ठीक है। आई बात समझ में। तो सबसे बाहर जो होता है वो क्या हो गया, आपका पेटल, ठीक है। नीचे हो गया, वो हो गया सेपल। तो आप याद करने में कई बार कंफ्यूजन होता है कि सेपल कौन और पेटल कौन, ठीक है। तो देखो अल्फाबेट में जब ऊपर से नीचे आते हैं, मतलब जो ABCD जब नीचे से जाते हैं ना ऊपर, तो जब हम तो P पहले आता है और S जो है वह बाद में आता है। जब अल्फाबेट में जब ऊपर से नीचे आते हैं, मतलब ABCD से नीचे आते हैं, तो P पहले आता है और S जो है बाद में आता है। तो फ्लावर में P जो होगा, पेटल जो होगा वह ऊपर आएगा और सेपल जो होगा वह नीचे आता है, ठीक है। तो ये पेटल हो गया और ये क्या हो गया, सेपल हो गया। अब यहाँ पे क्या होते हैं कि सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर होते हैं, ध्यान रखेंगे। यहाँ पे क्या होता है, सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर होते हैं और यहाँ पे ऐसे बाइलोब स्ट्रक्चर मिलते हैं। कैसे होते हैं, क्योंकि ये बाइलोब नहीं टेट्रालोब होता है, पर दिखाया जाता है बाइलोब, ठीक है। ये जो बाइलोब स्ट्रक्चर मिलते हैं इसको हम लोग कहते हैं, क्या बोलते हैं इसको हम लोग, ध्यान रखेंगे। ये जो बाइलोब स्ट्रक्चर है इसी को हम लोग कहते हैं एंथर, ठीक है। और जो एंथर होता है और एंथर जिससे अटैच्ड होता है उसे हम लोग कहते हैं फिलामेंट। क्या नाम देते हैं हम लोग, फिलामेंट। तो आपको कम से कम एक लेवल डायग्राम आपको अच्छे तरीके से आना चाहिए, ठीक है, कि एस्टिग्मा क्या होता है, एंथर क्या होता है, पेटल कहाँ होता है, सेपल कहाँ होता है, फिलामेंट कहाँ होता है, ओवरी कहाँ होता है, ठीक है। क्योंकि ये लेवल डायग्राम कई बार एग्जाम के पार्ट बन जाते हैं। एग्जाम को क्या करते हैं सर कि डायग्राम दे देंगे और ABCD कर देंगे और कहेंगे कि चलो इसको बताओ इसका क्या क्या नाम है, ठीक है। तो इस तरह से आपको डायग्राम का रिप्रेजेंटेशन करने आना चाहिए, ठीक। और जब डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन जब आपको आ जाएगा तो इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, एक एक पोर्शन को सीखना शुरू करेंगे। सबसे पहले हम आएंगे स्टामेन की तरफ, ठीक। अब आप कहोगे सर इसमें तो आपने स्टामेन का तो नाम ही नहीं दिया। देख बेटा, जो आपको एंथर दिख रहा है ना, एंथर, पोलन, फिलामेंट,
यही जो स्ट्रक्चर होता है ना, इसी को हम लोग एस्टामिन कहते हैं। ठीक है, एस्टामिन क्या होता है कि एस्टामिन एक ऐसा स्ट्रक्चर जिसमें 2 पार्ट्स होते हैं, मतलब आप कह सकते हैं एंथर और फिलामेंट को अगर हम मिला दें तो इससे हम लोग एस्टामिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एस्टामिन। यानी कि एस्टामिन में 2 लोग आते हैं, एक आता है फिलामेंट और दूसरा आता है एंथर। ठीक है, तो जो हमारा अगला हेडिंग है वहां हम लोग को पढ़ना है एस्टामिन किसे कहते हैं, माइक्रोस्पोरेंजिया किसे कहते हैं और पोलन ग्रेन किसे कहते हैं। क्यों? क्योंकि देखो ये जो एंथर एस्टामिन है ये आपका मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, मतलब कि यहां से मेल गैमिट का फॉर्मेशन होता है। क्या होता है? मेल गैमिट का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, और जो ओवरी है यहां से जो होते हैं वो फीमेल गैमिट का फॉर्मेशन होता है। तो मतलब कि जो एस्टामिन है यहाँ पे जो मेल गैमिट है, मतलब कि इसके अंदर क्या है, एंथर है और फिलामेंट है। एंथर में जो होते हैं इसके अंदर जो होता है वो पोलन ग्रेन का फॉर्मेशन होता है। कहाँ बनता है? पोलन ग्रेन बनता है। पोलन ग्रेन कहाँ बनता है? माइक्रोस्पोरेंजिया सेल के अंदर जो होता है पोलन ग्रेन बनता है। अभी आपको बताएंगे। जैसे में स्पर्म का फॉर्मेशन सर्टोली सेल के अंदर होता है, जो टेस्टिस के अंदर होता है। ठीक है, उसी तरह से यहाँ पर एस्टामिन के अंदर एंथर होता है, एंथर के अंदर जो होता है पोलन ग्रेन का फॉर्मेशन होता है। यानी एंथर के अंदर पहले होगा माइक्रोस्पोरेंजिया सेल और माइक्रोस्पोरेंजिया सेल के अंदर जो होता है वह पोलन ग्रेन्स का फॉर्मेशन होता है। अब ये पोलन ग्रेन्स जो होते हैं वो जाते हैं कहाँ पे? इस स्टाइल यानी कि इस स्टिग्मा के पोर्शन पे। पोलन ग्रेन जो होता है वह इस स्टिग्मा के पोर्शन पर आता है। ठीक है, अब इसको ले जाने वाले बहुत माध्यम होते हैं। कोई इंसेक्ट पहुंचा देता है, हवा पहुंचा देता है, पानी पहुंचा देता है, कोई जानवर पहुंचा देते हैं। ठीक है, तो यहाँ से पोलन ग्रेन जो है यहाँ आता है और यहाँ आने के बाद ये पोलन ट्यूब के माध्यम से धीरे धीरे ओवरी के अंदर पहुंचता है। ठीक है, तो ये पूरा क्या है, एक स्टेप है। अब इस स्टेप बाय स्टेप हम इसको आगे एक एक करके बढ़ना शुरू करेंगे। ठीक है, चलो अब हम शुरू करते हैं। अब जाते हैं बेसिक कंसेप्ट की तरफ और हम एक एक बेसिक कंसेप्ट को कवर करेंगे। आप जब भी बैठिएगा पढ़ते हैं तो एनसीईआरटी की बुक लेके बैठिएगा, ताकि एनसीईआरटी के बुक में आप डायग्राम और हमारी बातों को भी एक साथ मिलाते हुए चलेंगे, ताकि आपको समझना और हमें समझाना दोनों जो है वह आसान हो जाएगा। ठीक है, जैसे ही आप मेडिकल कॉलेज में पहुंच जाओगे, एमबीबीएस की कॉलेज में, फिर इस फ्लावरिंग प्लांट को आप भूल जाओगे। इस फ्लावरिंग प्लांट का आपका कहीं उपयोग नहीं होगा, कहीं पर भी आपको नहीं पढ़ना होगा। जब आपको पढ़ना होगा तो सिर्फ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन सीखना है, क्योंकि जब मेडिकल कॉलेज में आओगे तो आपको ना तो प्लांट पढ़ना है, ना फीस पढ़ना है, ना रैबिट पढ़ना है, कुछ नहीं पढ़ना है। क्योंकि हम जानवर के डॉक्टर तो बनेंगे नहीं, हम ह्यूमन के डॉक्टर बनेंगे। तो ह्यूमन के डॉक्टर में जानवर की प्रैक्टिकल कराई जाती है। जैसे हम लोग पढ़ रहे थे तो सबसे पहला जो प्रैक्टिकल हम लोग को मिला था वो रैट मिला था, चूहा मिला। चूहा मिलने के बाद हम लोग को रैबिट मिला, खरगोश, बड़े खूबसूरत खूबसूरत खरगोश होते थे। पर हम लोग क्या करें, मजबूरी थी। एक दिन में मतलब कि सोचिए कि अगर हम लोग को 5 दिन प्रैक्टिकल होता था तो 5 दिन नए नए खरगोश मिलते थे, और इतने क्यूट क्यूट से खरगोश मिलते थे, सफ़ेद सफ़ेद कलर का, कि मतलब मारने से पहले तो हम लोग को डर लगता था उसको, इतना खूबसूरत लगता था वो। कि फिर क्या करना था, हम लोग को मजबूरी था पढ़ाना। उसके कान में हम लोग क्या करते, रैबिट के कान में एनेस्थीसिया दी जाती ताकि वो बेहोश हो जाए, और उसके बाद से उसके हम लोग यहाँ पर गला को कट करके उसके अंदर कैनुला डालते हैं। कैनुला डालने के बाद उसके हम लोग ब्लड प्रेशर को मेजर करते हैं, उसके कितना रेट होता है, फिर उसको देखते हैं। फिर हम लोग को फ्रॉग मिला तो फ्रॉग के सेक्शनल काट के फिर उसके हम लोग मसल्स का कितना प्रेशर होता है उसको मेजर करना होता है। और आपको जान के हैरानगी होगी कि जब हम लोग प्रैक्टिकल करते हैं तब तक रैबिट तो जिंदा रहता है। ठीक है, और जैसे ही अपने गला वला हम लोग काटते भी हैं तो क्योंकि उसके अंदर हम लोग कैनुला लगाकर मशीन से लगाते हैं तो वो जिंदा रहता है। ठीक है, लेकिन मरता कब है कि जब प्रैक्टिकल हम लोग की ख़त्म हो जाती है, फिर हम लोग को टीचर बोलते हैं कि इसको मार डालो। मतलब क्या बताएं, अफसोस होता है लेकिन मार देंगे नहीं तो फिर वो तड़प तड़प के मरेगा, क्योंकि हम तो गर्दन काट चुके हैं उसका, तो उसको जीवित छोड़ना भी अच्छा नहीं होता है। तो फिर लास्ट में हम लोग जिस कान से हम लोग एनेस्थीसिया डाले थे उसी कान में हम लोग ब्लैंक सिरिंज डालते हैं। ब्लैंक सिरिंज का मतलब क्या होता है
जो इंजेक्शन होता है ना, जो सिरिंज, उसमें हवा, मतलब उसको आप खाली कभी देखे होंगे कि डॉक्टर जब इंजेक्शन लगाते हैं तो उसको ऐसे ठोक कर उसमें से इंजेक्शन हवा निकालते हैं। क्यों हवा निकाला जाता है कि अगर जब हम उसे वेन में डालेंगे, क्योंकि जब भी ब्लड हम डालते हैं वेन में, आर्टरी में हम लोग ब्लड नहीं डालते, मैंने इंजेक्शन नहीं डालते हैं। जब हम लोग वेन में ब्लड डालते हैं या इंजेक्शन डालते हैं तो उसमें अगर एयर होगा तो वो एयर जाएगा और हमारे लंग्स में ब्लॉकेज कर देगा, क्योंकि लंग्स में कंटिन्यूअस हमको ब्लड चाहिए ना। तो वो जो ब्लड जाएगा वो अगर लंग्स में हार्ट में जाएगा तो हार्ट में ब्लॉकेज हो जाएगा। जब ब्लॉकेज होगा तो कार्डियक अरेस्ट आने की वो चांसेस हो जाती है। इसीलिए आप देखेंगे कि पेशेंट को जब हम लोग इसको मारना रहता है रैबिट को, तो हम लोग क्या करते हैं 2-3 ml इंजेक्शन को खाली और हवा जो होता है वो खींचते हैं और उसके कान में लगा देते हैं। विद इन 1 से 2 सेकेंड, मतलब कि पहुंचते पहुंचते वो डेथ कर जाता है। आसान है, अगर आप भी चाहें तो इसका प्रैक्टिकल कर सकते हैं। किसी व्यक्ति को मारना हो, किसी इंसान को मारना हो तो सिंपल तरीका है, इंजेक्शन लो और ब्लैंक ऑक्सीजन खींचो, मतलब उसको ऐसे खींचो और उनके वेन में लगाकर इसे पिंच कर लो। हम तो कहते हैं कि जो लोग सुसाइड करते हैं गले से फंदा लगाकर या क्या कहते हैं वो पानी में कूद कर जल कर, उनसे अच्छा है कि अगर आपको सुसाइड करना हो तो आप मेडिकल कॉलेज की लैंग्वेज यूज करो ना। एक इंजेक्शन लो, जिसे आप देखे होंगे जितने भी गांजा चरस पीने वाले, हीरोइन पीने वाले होते हैं वो अपने वेन में लगाते हैं कि नहीं लगाते हैं। तो आप अपना वेन यहाँ का आसानी से डिसाइड कर सकते हो, यहाँ का डिसाइड कर लो, यहाँ का डिसाइड कर लो, यहाँ तो और आसान है, ये तो दिख जाता है। ऐसे एक इंजेक्शन लो, 2-3 रुपये का इंजेक्शन आता है, ले लो, ऐसे इंजेक्शन को खींच लो और उसको ले आकर ऐसे पिंच करो, उसको लगा दो। लगाते ही मुश्किल से 5-10 सेकंड में आप विदाउट एनी प्रॉब्लम, ना चिल्लाहट, ना रोना, ना हंसना, आसानी से डेथ हो जाएगा। लेकिन ऐसा मत करना, जिंदगी मिली है तो एंजॉय करो, ये नहीं कि डेथ करके मर के घर वालों को टेंशन में डाल के चले जाओ। ठीक है, तो ऐसा नहीं करना है। मेरी सलाह को आप मानिए, अगर असफल होते हैं तो सफल होने की कोशिश करिए। मर जाना कोई क्या कहते हैं शॉर्टकट तरीका नहीं होता है। मर जाओगे तो क्या करोगे, अपने घर वालों को क्या बिगाड़ोगे। जैसे सब लोग जी रहे थे, कुछ दिन तक आपको याद करेंगे लोग, कुछ दिन तक लोग रोएंगे धाएंगे, फिर उसका खत्म। फिर आप अपने लाइफ में हो, लो अपने लाइफ में बिजी, आप चले गए, अब वो अपने लाइफ में बिजी हो गए। इसीलिए ऐसे कंडीशन में आप कभी इस तरह की कोई स्टेप न उठाएं जिससे आपको नुकसान हो। ठीक है।